मेरे कहानी का शीर्षक है तीन का पहाड़ा और गटर। माधव के दोनों हाथ मैले से सने हुए थे, जिसमें पीले सफेद सूड़े रेंग रहे थे। अचानक उसकी नाक में सिहरन होने लगी। वह जान रहा था बिना खुजाए मिटेगी नहीं, लेकिन हाथ कैसे लगाए? उनमें तो सूड़े रेंग रहे हैं। वो गिनगिना उठा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो बहुत देर से उसे काम पर जाने के लिए उठा रही थी। तब जाकर उसकी समझ में आया कि वह मैले के बीच नहीं, बल्कि अपने बिस्तर पर है। ये कैसा काम है जो उसे सपने में भी डराता है, उसने सोचा। सपना टूटने पर भी वह भय और घृणा से बिस्तर में पड़े पड़े सिकुड़ने लगा, जैसे गेनुआर मामूली आहट से भी गोल होकर खुद को छुपा लेता है। माँ कच्ची ईंटों से बने घर के छोटे से आंगन में खड़ी लगातार आवाजें लगा रही थी। माधव, माधव उठ, देख तेरे दद्दा रोटी खा चुके, तू भी खा ले। माँ जानती थी कि काम से लौटने के बाद वह कुछ खाता नहीं, बस सारा दिन हथेलियां रगड़ता रहता है, इसलिए वह खाकर जाने का आग्रह कर रही थी। माँ के स्वर में याचना थी, लाचारी थी। उसकी आवाज भर्रा रही थी। माधव था कि कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे उसने सुना ही ना हो। हालांकि वो सब सुन रहा था, पर माँ की पुकार से बचना चाहता था। माँ और दद्दा दोनों इन दिनों उसे अच्छे नहीं लगते। वह माँ की पुकार और दद्दा की पहुंच से दूर जाना चाहता था, लेकिन जानता था दोनों की पहुंच हर जगह है। दद्दा तो बड़ी सख्ती के साथ काम करवाता है और जरा सी नाक भों सिकोड़ने पर वही पीट भी देता है। माँ है कि उसके आंसुओं की 4 बूंदें इरादा बदलने के लिए काफी होती है। अक्सर आंसू पोंछते हुए घुटती आवाज में कहती है, काम तो करना ही होगा। माधव को फिर से नींद लग गई थी। इस बार वह खेल के मैदान में पहुंच गया, जहां बिरजू फुटबॉल लेके आया था। बिरजू को वह फुटबॉल उसके पिता ने दी थी। रद्दी सामान के साथ उन्हें कहीं मिल गई होगी। तब से फुटबॉल का मालिक बिरजू सबका हीरो बन गया था। फुटबॉल को कौन छू सकता है, इसका फैसला वही करता। माधव को बिरजू ने आज पहली बार किक मारने का मौका दिया। वो खुश था। जैसे ही उसने किक मारने के लिए पैर उठाया, माँ ने झकझोर दिया, चल उठ, बहुत हो गया रोज रोज का नाटक। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे काम पर जाना है तो जाना है। दद्दा यानी बड़कू को दूसरी बार टीवी हो चुकी है। ससुर के नाती ना तो गांजा छूटता और न दारू। जब तक चल रहा है बस चल रहा है, पता नहीं कब बैठान ले ले। उसके बाद माधव की माँ जानती है घर का खर्च चलाने के लिए बेटे को ही काम संभालना पड़ेगा। काम करना है तो आदत डालनी होगी। सोच सोच कर उसकी आंखें नम हुई जा रही थी, होठ फड़फड़ाने लगे। माधव को झकझोरने वाले हाथ सख्त पड़ गए थे, जिसका अर्थ माधव समझ गया और सकपकाकर उठ बैठा। दद्दा फरुआ और तगाड़ी लेकर तैयार था। माधव ने झटपट दातून किया और रोटी का एक टुकड़ा कूचता हुआ निकल पड़ा। माँ चीखती रह गई, माधव ठीक से खा ले। मगर उसने माँ की बात का अनसुना कर दिया। 13 साल का माधव दद्दा के साथ रोज सुबह काम पर निकल जाता और दोपहर में वापस घर लौटता, किंतु वापस आने के बाद घंटों रगड़ रगड़ कर नहाता, हाथ पैरों को पत्थरों से घिसता। कभी कभी तो चमड़ी की परत भी निकल जाती, खून तक रिसाता। रगड़ने धोने के बाद हाथों को कई बार सूंघता और तिली का तेल लगाता। जब उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता तो माँ चमेली का तेल लगा देती। वह फिर सूंघता और चमेली के तेल की तीखी गंध में उसे लगता दुर्गंध डूब गई है। कई बार रुआसा होकर माँ के सामने गिड़गिड़ाता, देख तो मुझसे और कोई भी काम करवा ले, लेकिन ये ना होगा। माँ उसकी ओर देखती तो सफाई देने लगता।
सीवर में घुसने से पूरा शरीर गंधा जाता है और वो कच्ची दारू। माँ की आंखें डबडबा आती, वह कुछ न बोल पाती, बस तेल लगाते लगाते लाड़ में आकर खूब सारा तेल उसके सर पर ठोकती, देर तक ठोकती रहती और माधव सो जाता। यह आए दिन का किस्सा था। माधव के सोने के बाद माँ उसे निहारती रहती, कितना भोला है माधव, क्यों नहीं समझता ये उसकी तकदीर में है। ये वाकया सन 2015 का है। गोपद नदी की तलहटी में बसा एक गांव। वहां अगर कुछ उल्लेखनीय है तो गौरैया की चुनचुन और महुए की गंध, साथ में पलाश की लालिमा भी। गांव में घूमने देखने को दूर दूर तक फैले खेत, हरियाली और नदी की कलकल के अलावा कुछ नहीं था। इसके बावजूद शहर से आए सौर, विनय और अमिता घूमते घूमते गांव के अंतिम छोर तक पहुंच चुके थे। तीनों किसी एनजीओ में काम करते थे। कितना सुंदर गांव है ना सौर, अमिता गाड़ी से मुंह बाहर निकालकर बोली। हाँ, कितनी ताजगी है यहाँ, इच्छा होती है जी भर के ऑक्सीजन ले लूं। ये कहते हुए सौर ने अचानक ब्रेक लगा दी। अरे रे, क्या हुआ? अमिता ने पूछा। कुछ नहीं, सामने देखो, उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं वे लोग। तीनों गाड़ी से उतरकर उस ओर बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर एक 13 साल के लड़के से कुछ लोग भिड़े हुए थे। शायद उनके बीच किसी बात को लेकर तकरार हो रही थी। लड़का जिद से ठाने हुए था। यह जुलाई की दूसरी तारीख थी। 2 दिन पहले हल्की बारिश होने के बाद उमस बढ़ गई थी। लोगों को बारिश का इंतजार था, लेकिन हाल फिलहाल आसमान बरसेगा इसके आसार नजर नहीं आ रहे थे। जब सौर और उसके साथी नजदीक पहुंचे तो लड़के पे नजर ठहर गई। बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन आंखों में गहरी निराशा, पसीने से लथपथ चेहरे में अवसाद के चिन्ह। जहां सारे लोग खड़े थे वहीं गटर का ढक्कन भी खुला था। 2 लोग लाल धारीदार गमछे से अपने चेहरे पे हवा दे रहे थे। उन लोगों में से करीब 55-56 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी उस बच्चे के मुंह में जबरदस्ती दारू की बोतल लगाकर उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। साथ खड़े लोगों से पीने के लिए उकसा रहे थे, किंतु लड़के ने अपने ओंठ भींच रखे थे, जिस कारण उन सबका प्रयास बार बार विफल हो रहा था। उन लोगों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि सब ने दारू पी है। ज्यों ही लड़के की होठों की बीज ढीली हुई, एक ही बार में 8 पाव दारू उसके हलक में उतर गई। ये सारी घटना सौर और उसके साथी हतप्रभ होकर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग किस प्रयोजन से उसे जबरदस्ती दारू पिला रहे हैं। माधव को बार बार रोकते देख दूर बैठकर दारू पी रहा उसका दद्दा खिसिया गया। उसने पास आकर माधव को कॉलर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तय महेरन के जैसन काहे नखरा पेलते है रे? दद्दा की जुबान लड़खड़ा रही थी। माधव ने सिर झुका लिया। इससे दद्दा कुछ ठंडा हो गया और अपनी तरह से माधव को समझाने लगा। जानते हैं, अब काफी कुछ बदल गया है। जब हम तोरे उम्र के रहे ना, तब अपने दद्दा संगे बड़े बड़े मालिक लोग की हगा उठावे जात रहे। तोरे जैसे हमू का घिनावत रही, पर का करी, उठावत रहन गु। जितने लोग रहन बारी बारी हगए और हम पैखाना के पीछे खड़े हुई के देखी कि कब वो पंचे हगिले कि हम उठाई। पुनी फावड़ा से करोई के तगाड़ी में डार दई, तब हमार दद्दा का नादी में डार दे। सौर और उसके साथी दद्दा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं। अब तक माधव सुरूर में आ चुका था। उसने अपनी शर्ट उतारी और कमर में गमछा बांधता हुआ 2 लोगों की मदद से गटर में उतरने लगा। हैरत में पड़े सौर ने अचानक उसे आवाज दी, ए लड़के, क्या कर रहे हो? पर माधव उसकी ओर ध्यान दिए बिना गटर में उतर गया। जवाब दद्दा ने दिया, क्या बात है बाबू, क्यों रोक रहे हो उसे? इतना कहकर दद्दा काम पर लग गया। उसकी सांसें फूल रही थी। माधव जैसे 3 और लड़के सीवर के अंदर घुसे थे। तीनों लगभग 18-20 की उम्र के रहे होंगे। वे गटर के अंदर बाल्टी में मल भर भर कर ऊपर दे रहे थे
और बाहर खड़े सफाई कर्मचारी जिनके नाक मुंह में कपड़ा बंधा था, बाल्टी को सड़क के किनारे उड़ेल रहे थे। इससे चारों तरफ दुर्गंध फैल गई। अमिधा से देखा न गया। उसने नजर फेर कर नाक पर रुमाल रख लिया। विनय नाक से कोड़कर सांस रोक रहा था, किंतु सौर वहीं डटकर खड़ा रहा और काम करते दद्दा को समझाता रहा कि इस बच्चे से ऐसा काम क्यों करवा रहे हो। बीच बीच में जब वह जोर से बोलने लगता तो दद्दा सकपका जाता। कुछ ही देर में उसने बाल्टी वहीं जमीन पर रख दी और मुंह पर बंधी ढट्टी को खोलकर सौर से पूछा, बाबू ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या? गटर में घुसा माधव लगातार बाहर की आवाजें सुनने का प्रयास कर रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। एकाएक उसने हाथ रोक दिया और बाहर निकल आया। वह भी दद्दा से बात कर रहे सौर के करीब आकर खड़ा हो गया। सौर को देखकर विनय और अमिता भी उसके पास आ गए। वैसे भी इस नाबालिग बच्चे से मैला उठवाना अपराध है, स्कूल क्यों नहीं भेजते? अमिता ने अपनी ओर से तर्क दिया। स्कूल का नाम सुनकर माधव थोड़ा और करीब चला आया और उन सबके चेहरे को टुकुर टुकुर देखने लगा, मानो उसकी पिंजड़े से निकलने की चाबी इन्हीं के पास हो। दद्दा को उनके तर्क एक क्षण तो ठीक लगते और दूसरे ही पल उसे लगता कि ये लोग उसके पेट पर लात मार रहे हैं। वह काफी देर तक अपनी इसी बात पर अड़ा रहा कि काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। उसने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। उन लोगों ने समझाया कि लड़का पढ़ लिख लेगा तो अपनी पसंद का काम करेगा और ज्यादा कमाएगा। दद्दा ने आखिरी बार पीठ दिखानी चाहिए, चाहे पीठ पर कितनी ही लात मार लो, पीठ को बख्श दो। पर सौर भी डटा हुआ खड़ा रहा। मान लेते हैं कि आपकी मजबूरी है, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। इस बात का गहरा असर दद्दा पर पड़ा। धीरे धीरे वह सौर और उसके साथियों के तर्कों से सहमत हो गया। दद्दा की आंखों में अपने बेटे के भविष्य को लेकर चमक दिखाई देने लगी। वह चमक देखते देखते ही पनीली हो गई। अगले दिन माधव चमिलान चमिलान महक रहा था। उसने अपने बालों में चमेली का तेल लगाकर बीच से पाटी पार ली थी। माँ और दद्दा साथ में थे। आगे दद्दा, पीछे माँ और बीच में माधव। कभी माँ आगे तो पीछे दद्दा। वे लोग स्कूल की तरफ जा रहे थे, जहां सौर और उसके साथी पहले से पहुंच चुके थे। 4 कमरे का पक्का स्कूल, सामने बरगद का पेड़, उसके बगल में चापाकल। स्कूल के प्रांगण में बच्चे खेल रहे थे। हर त्योहार में गांव वाले इसी बरगद की पूजा करते हैं। बट सावित्री और सोमवती अमावस के दिन औरतें रोज चढ़ाने आती हैं और उस दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रोड के चक्कर में खूब धक्का मुक्की होती है। माँ साहब उसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाते हैं। फेरे लगाने वाली गांव की हर औरत रोड और गुड़ माँ साहब को देकर पैर छूती है और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। अभी माँ साहब पहुंचे नहीं थे। वे अपनी झंझनाती साइकिल से करीब आधे घंटे के बाद आए। साइकिल के सारे कलपुर्जे ढीले थे, इसलिए वह बहक रही थी। माँ साहब के स्कूल पहुंचते ही 5वीं कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा सोनू दौड़ कर आया। उसने माँ साहब की टूटी साइकिल संभाली और माँ साहब ने अपनी सरकती परदनी। प्रार्थना के लिए लाइन लग गई थी। कुछ ही देर में जोर जोर से प्रार्थना होने लगी। जब बच्चे कक्षाओं में जाने लगे तो माँ साहब का ध्यान स्कूल के कोने में खड़े लोगों की तरफ गया, जो सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। भटकते हुए माँ साहब उन लोगों के करीब पहुंच गए। सौर ने उनको करीब आता देखकर नमस्कार किया तो उन्होंने पूछा, क्या बात है महाशय, आप लोग किस काम से पधारे? सौर ने माधव का हाथ पकड़कर आगे करते हुए कहा, इसका दाखिला कराना है। दद्दा और उनकी पत्नी ने तुरंत झुककर माँ साहब की ओर याचना भरी मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। माँ साहब ने ठीक है कहकर दद्दा के चेहरे को ध्यान से देखा और चौंक गया। अरे तू तो बड़कुआ है। पहचाने जाने पर दद्दा खुश हुआ, पर माँ साहब के चेहरे की रंगत उड़ गई। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यही दिन देखना बाकी रह गया है, अब इसके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा।
उनके मन की बात जैसे उनके चेहरे पर आ गई हो। सौर समझ गया कि माँ साहब को कौन सी बात खटक रही होगी, किंतु उसने अपने चेहरे की सहजता बनाए रखी और पूछा कि इस बच्चे के दाखिले के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है। माँ साहब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना जनेऊ ठीक करते हुए कहा, देखिए महाशय, दाखिले का रजिस्टर बड़े ऑफिस गया हुआ है, जांच के लिए कुछ हफ्ते तो लग ही जाएंगे। अब कोई शहर जाए तो रजिस्टर वापस आए। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने जोड़ा, वैसे मैं ही चला जाता। वे इस यकीन के साथ थोड़ा मुस्कुराए कि उनका तीर निशाने पे लगा है, लेकिन इस समय विद्यालय में अकेला हूं और दूसरे माँ साहब है ना, छुट्टी पर है, उनके घरवाले बीमार है। उन्होंने दोनों भावे उचकाते हुए सौर की ओर देखा, मानो पूछ रहे हैं कि अब बताओ कैसे होगा। लेकिन सौर पर इस बहाने का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है माँ साहब, मैं आज ही शहर जाकर रजिस्टर ले आता हूँ। आप बताएं कि दाखिले के साथ और किस किस दस्तावेज की जरूरत है। माँ साहब ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे नीम की चटनी चाट ली हो। उनसे थूक गूटा भी नहीं जा रहा था और थूका भी। वैसे भी स्वच्छता अभियान जोरों पर था, मास्टर होकर थूक नहीं सकते थे। वे समझ गए ये ढीठ लोग हैं, समय ज्यादा लग सकता है। उनसे अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। उन्होंने स्कूल के चपरासी को आवाज दी, सुन बाबूराम, एक बेंच ला। बेंच पर बैठते ही माँ साहब ने कहा, देखिए महाशय, दाखिला के लिए शासन के नियमानुसार बहुत सारे दस्तावेज की आवश्यकता है। इसका दाखिला हो गया तो वजीफा भी मिलेगा, उसके लिए इसका बैंक खाता, और अगर बैंक खाता है तो आधार नंबर भी चाहिए, और अगर आधार कार्ड बन गया है तो समग्र आईडी होगी ही, साथ में जन्म प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। अब इस बड़कुआ को हम सब जानते हैं, तो इसका जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। बिना आय पत्र के भी काम नहीं चलेगा। तो जी ये सारे दस्तावेज आप दे दे तो मैं देखता हूँ। और हाँ, दाखिला के लिए रजिस्टर में जगह भी तो होनी चाहिए। माँ साहब ने दाखिला नहीं करने के सारे हथकड़े एक मुश्त अपना लिए और वे मन ही मन इतने प्रसन्न हो गए मानो रोड की डेयरी देख ली हो। सौर ने दद्दा की तरफ देखा। दद्दा ने सिर हिला दिया जैसे कह रहा हो सब हो जाएगा। हालांकि कुछ दस्तावेजों के नाम तो वह पहली बार सुन रहा था, पर माधव रुआसा हो गया। उसे दाखिला मिलना मुश्किल लगने लगा। माँ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने सारे कागज पत्तर का नाम तो वह पहली बार सुनकर हैरान थी। उसका सिंदूर नाक तक बह चला था। वह आंचल से चेहरा पोंछती हुई उदास हो गई थी। सौर अब तक माँ साहब की सियासी चालबाजियों को समझ चुका था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और संविधान के 86वें संशोधन और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में उन्हें बताने लगा। माँ साहब सकपका गए। उनके चेहरे की रंगत गायब हो गई। माथे का पसीना पोंछते हुए माँ साहब ने आखिरी दांव खेला। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? लगता तो 18-19 का है। वे मुस्कुराते हुए आराम से नाक में उंगलियां घुमाने लगे। संकट की इस घड़ी में माँ ने मुंह खोला, नहीं साहब, मेरा माधव 13 से बड़ा नहीं है। तो इसकी जन्म की तारीख और साल बता। बेंच में ठोर लगाते उन्होंने पूछा। दद्दा भी माधव की जन्म की तारीख याद करने लगा। तभी माँ ने अपनी ओर से प्रमाण देने की कोशिश की। आपको भी याद होगा जिस साल गांव में सूखा पड़ा था ना, तभी हुआ था माधव। इसके पैदा होते ही खूब बारिश हुई थी। उसके बाद खूब फसल हुई, इसलिए तो इसका नाम माधव रखा था हम लोगों ने। माँ साहब बौखला गए। हगा साफ करने वाले का लड़का पैदा हुआ तो गांव में बारिश हुई और खूब फसल भी हुई। वाह! उनके नथुने से फुंकार निकलने लगी। चिल्लाकर बोले, ये क्या बकवास कर रही है? सीधे सीधे बता कि कौन सी तारीख थी और कौन सा साल। माँ का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वह सोच में पड़ गई। माधव कभी माँ को देखता तो कभी दद्दा को। माँ ने फिर याद करते हुए कहा, मेरा माधव और ठाकुर साहब की छोटी पोती दोनों एक ही दिन हुए थे। इस बार माँ साहब का पारा सिर में चढ़ गया। चुप मूर्ख औरत, तूने तो हद पार कर दी। अब ठाकुर साहब की पोती की बराबरी कर रही है। सौर ने हस्तक्षेप किया। छोड़िए माँ साहब, इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है।
अब माधव के मानसिक स्तर की परीक्षा लेकर इसे किसी भी कक्षा में दाखिला दे दे। कोई परेशानी है तो मैं डीएम साहब से बात कर लेता हूँ। डीएम का नाम सुनकर माँ साहब का पारा तुरंत तलवे में पहुंच गया। उन्होंने माधव की ओर देखकर एक बार और कोशिश की। चल 3 का पहाड़ा सुना। पहले तो उन्होंने 5 का पहाड़ा सोचा था, क्योंकि 5 का पहाड़ा बड़े से बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, किंतु मामला ज्यादा विवादित ना हो जाए इसलिए 3 का पहाड़ा पूछा। माँ साहब को लग रहा था कि 3 का पहाड़ा इसे मुश्किल में डाल देगा, लेकिन माधव सरपट सुना गया। वे झेप गए और अगली बगली झांकने लगे। अब माधव को विश्वास हो गया था कि दाखिला हो जाएगा। यही सोचकर उसे गुदगुदी सी हो रही थी। इस गुदगुदी में रात भर नींद नहीं आई। चिंता एक ही थी जिसका उसे बार बार ख्याल आ रहा था। बच्चे जरूर पूछेंगे कि अब तक वह स्कूल क्यों नहीं आया, फिर हंसेंगे। कारण जानने के बाद कहीं बच्चे उसे छूने से मना न कर दे। ये भी हो सकता है कि कोई उसके पास न बैठे और दोस्ती न करे। यह ख्याल आते ही गुदगुदी गायब हो जाती और वो उदास हो जाता। लेकिन स्कूल जाने के उल्लास पर उदासी भारी नहीं पड़ी। माँ भी खुश थी। ढेरों उल्टे सीधे ख्याल मन में आते रहे, पर माधव को खुश देखकर वह उन्हें झटक देती। आज जाने कितने दिनों बाद माँ ने माधव की मासूम खिलखिलाहट सुनी। जब से वह दद्दा के साथ काम पे जाने लगा था, उसने हंसना मुस्कुराना सब छोड़ दिया था। अगली सुबह माधव जब स्कूल के लिए तैयार हुआ तो उसने 4 रोटियां खाईं। माँ थोड़ा हैरान थी, लेकिन जानती थी स्कूल जाने के उत्साह से उसकी भूख बढ़ गई है। वह मन ही मन खुश होती रही। उसने माधव के सिर पर हाथ फेरा और उसे देखती रही। महीने भर में पूरे स्कूल में माधव की चर्चा होने लगी। सभी उससे घुल मिल गए। एक मासा भी थे जिन्हें वो खटकता रहा। 15 अगस्त 2015 की बात है। सुबह सुबह सारे बच्चे बड़े उत्साह के साथ स्कूल की साफ सफाई कर चबूतरे को फूलों से सजा रहे थे। कुछ ही देर में गांव के सरपंच झंडा फहराने आने वाले थे। इसके बाद सबको बूंदी बटनी थी। माधव ने भी इस्त्री की हुई सफेद शर्ट और नीली पैंट पहन रखी थी। ठाकुर साहब की पोती राधिका को पता था कि माधव अच्छा गा लेता है। वह माधव का हाथ खींचती हुई माँ साहब के पास ले गई। माँ साहब, माधव कह रहा है आज वह भी गाना सुनाएगा। माँ साहब ने राधिका को माधव का हाथ पकड़े देखा तो छन्न से पाव भर खून जल गया, किंतु ठाकुर साहब की पोती थी सो डांट न सके। ठीक है राधिका, आप इधर आओ, जाकर पहले हाथ धो लो। क्यों? राधिका ने पूछा। बात उसकी समझ में नहीं आई, किंतु माधव समझ गया। जो डर इस 1-1.5 महीने में चादर ओढ़कर सो रहा था वो फिर उठ बैठा। सरपंच आ चुके थे। उन्होंने झंडा फहरा, सबको बूंदी मिली। सरपंच ने आजादी पर भाषण दिए। भाषण देने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बच्चा देशभक्ति का गीत सुनाए। इस पर राधिका और कुछ दूसरे बच्चों ने माधव का नाम लिया। माँ साहब किसी दूसरे बच्चे को बुलाते कि माधव बिना हिचक मंच पर पहुंच गया। माँ साहब कसमसाए पर कुछ बोल ना सकी। उनकी आंखों में भट्टी जलने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसके तो बड़े पंख निकल आए हैं, देखता हूं कितनी उड़ान लेता है। 12 अक्टूबर 2015, उस दिन सोमवती अमावस थी। गांव की सारी सुहागिनें बरगद की फेरी लगाने के लिए स्कूल के पास इकट्ठा हो गई। बच्चों के लिए वह उत्सव का दिन है और मास्टरों के लिए पढ़ाई से छुट्टी और प्रसाद खाने का। माँ साहब पैर धोकर बेंच पर विराजमान थे। लेकिन आज कोई भी स्त्री बरगद के चबूतरे पर नहीं चढ़ रही थी। कारण सड़ही पिलैया ने पूरे चबूतरे में घूम घूम कर पोंख दिया था। ऐसी हालत में भला कैसे फेरी हो सकती थी? माँ साहब ने देखा स्त्रियां झुंड में खड़ी हैं पर कोई फेरी नहीं ले रही हैं। उनके लिए चिंता की बात थी। हर साल वट सावित्री और सोमवती अमावस पर औरतें बरगद की फेरी लगाती हैं, फिर माँ साहब के पैर छूने और प्रसाद देने के बाद आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे में माँ साहब की आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। वे हमेशा ऐसे बैठते हैं कि औरतों को कुछ ज्यादा ही झुकना पड़े। माँ साहब घाटियों में झांकते और कभी कभी वही भटक जाते। औरतों को खड़ा देखकर वे चबूतरे के पास पहुंचे तो घिन से मुंह पिदक गया। पिलैया को आज ही 10 लगने थे, माँ साहब ने सोचा।
लेकिन अगले ही क्षण माधव बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें माधव के दाखिले पर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मन को हल्की सी तसल्ली मिली। माँ साहब ने बड़े प्यार से उसे बुलाया। उनकी बड़ी में शहद टपकता देख माधव दौड़ आया। चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, चल फटाफट इसे साफ कर। माधव ठिठक कर रह गया। माँ साहब अधीर हो रहे थे। पूजा का समय निकला जा रहा था। उन्हें डर था कहीं स्त्रियां पुराने बस स्टैंड के पीछे वाले बरगद की ओर न निकल जाए। उनका प्रसाद और बाइस्कोप भी निकल जाएगा। खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, जल्दी कर, माँ साहब ने झिड़की दी। माधव मन मारकर चबूतरे पर चढ़ गया। सारे बच्चे उसे पोंख साफ करते देखकर हंसने लगे थे। वह चाहता था साफ इनकार कर दे, कह दे उसे भी घिन आती है, जैसे कई दफा वो दद्दा से कह देता था। लेकिन माँ साहब से बात करते हुए अंदर से भय महसूस हुआ, कहीं उसके इनकार करने से स्कूल छोड़ने की नौबत ना आ जाए। उसे पढ़ना था। वह गिनगिनाता रहा। ओक कर भी उसने थूक घूट लिया। अधमिची आंखों से देखता रहा और साफ करता रहा और देखता रहा। बच्चे हंसते रहे और वो सफाई करता रहा। चबूतरा साफ करने के बाद बिना एक पल गवाए वो नदी की ओर दौड़ पड़ा। राधिका ने उसे आवाज दी। उसने पलट कर नहीं देखा। उसे बच्चों की हंसी के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर माधव ने एक गोल पत्थर उठाया और अपना हाथ रगड़ने लगा। वह बार बार हथेलियां धोता, सूंघता, फिर जोर जोर से रगड़ने लगता। बच्चों की हंसी अब भी उसका पीछा कर रही थी। हंसी जितना उसके अंदर घुसती, माधव अपने हाथों को उतनी तेजी से रगड़ने लगता। धन्यवाद। आप सब जुड़े और इतना समय दिया और मेरी कहानी सुने, इसके लिए बहुत बहुत आभार।